चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर 9 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्सस जीएस में। आज हम लोग बात करेंगे जीएस के टेस्ट नंबर 9 की, और ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है वो सीरीज़ चलाई जा रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। चलिए, पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ही की थी। इनके वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है इनको। वेदों की ओर लौटो का नारा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, शुद्धि आंदोलन का समर्थन इन्होंने ही किया था। इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, अभी मैंने बताया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? इन्होंने ही की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज के जो संस्थापक रहे हैं देवनारायण अग्निहोत्री रहे हैं। कौन रहे हैं? देवनारायण अग्निहोत्री। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने की थी। और गुलामगिरी नामक कृति के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले ही हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन ज्योतिबा फुले जी से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गुलामगिरी नामक कृति के लेखक कौन है? तो दोनों के ही ज्योतिबा फुले। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं गोपाल हरि देशमुख साहब। इनको लोक हितवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में किसका योगदान था? तो केशव चंद्र सेन की बात है। केशव चंद्र सेन जी ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस एक्ट से लड़कियों व लड़कों की जो आयु है वो क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट आया कब था? 1872 में आया था। और कौन था इसके हेड, कौन थे? नेटिव मैरिज एक्ट किसके टाइम पे हुआ या फिर पास कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है। 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो आपका दी गई है? तो कितने प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आपका दी गई है? तो यहाँ पे आपका 5 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो आपका दी गई हैं। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता जो है वो शामिल नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो शामिल नहीं है, अभी मैंने बताया इस चीज़ के बारे में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए नया बैच 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। ठीक है, और इस बैच में एडमिशन लेने के बाद आपको जो भी यूट्यूब और फेसबुक पे लगातार टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं उसका भी पीडीएफ आपको टेस्ट में ही क्लास में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा टोटल क्लासेस चलती हैं, हर एक सब्जेक्ट की क्लास होंगी। GS1 में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारा का सारा इसी बैच में कवर अप कराया जाएगा, और बहुत तेज़ी से क्लासेस चल रही हैं। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप फिर काफ़ी चीज़ें मिस आउट होंगी। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ामिनेशन है। बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में। और नेक्सस जीएस जो है वो 2015 से चल रही है। हाँ, नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल पर बहुत सारे पीडीएफ भी अपलोड किए जाते हैं। उन पीडीएफ को पेज के माध्यम से अपलोड किया जाता है। तो पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है डायरेक्ट तो नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक पर आप जाएंगे तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो सारे के सारे पीडीएफ या फिर पेजेस जो है अपलोड किए जाते हैं फेसबुक पे। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में भ्रातृत्व का कितने प्रकार से उल्लेख किया गया है? तो भ्रातृत्व का जो उल्लेख किया गया है वो 1 प्रकार से किया गया है।
42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो आपका जोड़े गए थे। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा है वो आपका किसने कहा है? के.एम. मुंशी और सुभाष कश्यप दोनों ही कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए संविधान की आत्मा जो है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। बाकी अगर इस तरह से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने किसने कहा है? तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी साहब ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है और सुभाष कश्यप साहब ने कहा था कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, या प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? के.एम. मुंशी, सुभाष कश्यप, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही हो जाएगा। तो क्योंकि जो सारांश अगर निकाला जाए तो उन्होंने जो के.एम. मुंशी साहब उन्होंने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ठीक है, तो राजनीतिक जन्मपत्री या फिर आत्मा एक शब्द है, लेकिन अगर सिर्फ शब्दावलियों पे खेला जाए तो इनमें से किसी ने नहीं कहा था। और सुभाष कश्यप साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा था संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। देखिए एज इट इज़ संविधान में जो लिखा हुआ है वो आपको बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं। संविधान में प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, तो संविधान में प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, ये क्यों हुआ था? देखिए जो एक केस आया था, ठीक है, और वो केस कौन सा था? ये आपका बेरुबारीवाद और केशवानंद भारतीवाद। खैर उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए संविधान में प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, तो यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इस वजह से इसको लागू नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजनीतिक जन्मपत्री की उपाधि किसने दी? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो सही है। के.एम. मुंशी साहब ने राजनीतिक जन्मपत्री की उपाधि जो है वो दी थी। केशवानंद भारतीवाद में क्या निर्णय लिया गया? केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइएगा केशवानंद भारतीवाद जो है आया कब था? ठीक है, कौन से ईयर की बात है, क्योंकि ईयर भी डायरेक्टली इसमें पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता ही दे रहा हूँ, आपको बताना है केशवानंद भारती जो है कौन सी ईयर में आया था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, केशवानंद भारतीवाद में क्या निर्णय लिया गया था? तो यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो क्या निर्णय लिया गया था? तो प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 51 है वो किससे संबंधित है? ये आपका विदेश नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई से मापा जाता है। लहरों द्वारा सबसे अधिक अपरदन किस तट पर होता है? तो लहरों द्वारा जो सर्वाधिक अपरदन जो है वो किस तट पर होता है? केरल पर होता है। ग्रीन वॉश शब्द का मतलब क्या है? तो ग्रीन वॉश शब्द का अगर सारांश मतलब बात करें तो पर्यावरण धोखे से है। और ग्रीन वॉश को अगर हम लोग और इसके बारे में और बात करें तो ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का एक झूठा वादा करने को इंगित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? तो 1986 का है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से जो है मीथेन गैस निकलती है। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक की रचना किसकी है? तो ग्रीन जो डेवलपमेंट पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो चार ऑप्शन है, एम.एल. शास्त्री, डब्ल्यू.एम. एडम्स, जॉन रॉल्स, जे.एम. मिल। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि ग्रीन विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो एडम्स साहब जो थे वो थे। रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया? तो रोलेक्ट एक्ट जो पारित किया गया था 1917, 18, 1919 या 1920। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मार्च 1919 की बात है, ये आपका रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था और इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। तो रोलेक्ट एक्ट के समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था और इस एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगभग ना चुकाने का सुझाव दिया था। तो रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? मार्च 1919 में।
वाइसराय कौन थे? अभी मैंने बताया इस चीज़ के बारे में कि रोलेट एक्ट के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल चल रहा था। थर्ड ऑप्शन सही होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच रिपोर्ट का प्रारूप किसने बनाया था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसी की वजह से आपका रोलेट एक्ट जो आया उसी के विरोध में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जो लोग थे वो नॉर्मली वहाँ पे सिर्फ धरना नहीं कह सकते हैं, अपनी शांतिपूर्ण बात अपनी बता रहे थे। फिर वहीं पे आपका जनरल डायर आया और उसने गोलियां चलवा दी। इस टाइप से चीज़ें हुई थी। जलियांवाला बाग के बारे में बहुत बार आप लोगों ने चीज़ों को पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसी के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही सर की उपाधि त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। तो खैर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, और क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच रिपोर्ट का प्रारूप जो है वो आपका किसने तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। सर की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो अभी मैंने बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो हुदम सिंह ने की थी। मुस्लिम लीग का 14 सूत्री प्रस्ताव किसने रखा था? तो मुस्लिम लीग का जो 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। पूना पैक्ट के बारे में बात करें, अच्छा बताइएगा पूना पैक्ट कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? अब यहाँ क्वेश्चन है पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसने दिया? तो मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1955 में हुई थी। तो ये रहा आपका जीएस का टेस्ट नंबर 9। कितने 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और दूसरा चीज़ जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताने हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।